वो पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके बाद ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी, ना आपको कोई बुक पढ़नी, ना कोई प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में जो है किडनी टिक कर देते हैं। किडनी में सिर्फ फिल्टरेशन द बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। साइंस में लो इससे बढ़िया कंटेंट नहीं होगा आप लोगों को, ये बेस्ट कंटेंट। जितने भी अपने ग्लैंड हैं, जितने भी अपने हार्मोन हैं, हर एक हार्मोन, मगर एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट भी आपके एड्रिनल ग्लैंड है। इसमें एक तो आप लोगों की बाहर की शेप है और ये एक अंदर का पार्ट है। इस चीज से तो आप निश्चिंत रहो कि पेपर में इससे भर आएगा। इस पीडीएफ को पढ़ होती है आप लोगों की लड़ो डरो उड़ो, ठीक है दोस्तों। मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रेलवे ग्रुप डी की साइंस में सबसे बेस्ट क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो साइंस की क्लास ग्रेट आईक्यू चैनल पे आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई प्रीवियस ईयर लगाना। सिर्फ आप लोगों को जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो द बेस्ट पीडीएफ है। सिर्फ अगर आप इतना कर लोगे, ग्रुप डी में आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। जो लेटेस्ट पैटर्न का ग्रुप डी आ रहा है उसमें जो साइंस आ रही है, आप यकीन करो कि अगर आप साथ में जुड़े रहोगे तो साइंस में आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बच पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे जो साइंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम रटने वाले नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज को सीख रहे हैं। और यहाँ पर जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो क्या होता है, या जो हमारे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। इंग्लिश वाले मीडियम के लिए मैं इंग्लिश के वर्ड लिखूंगा और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट काफी कंप्लेंट करते हैं कि हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता, तो मैंने सारे पीडीएफ को हिंदी में भी रखा है, ठीक है। तो उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा जंतुओं में उत्सर्जन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकते हैं वो सब कुछ हम करेंगे एक एक करके, डिटेल में हम हर एक चीज को कवर करेंगे। और इस क्लास के बाद आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र में आप लोगों का बच पाए। इससे पहले हमने एक डाइजेशन सिस्टम की जो है क्लास की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वो क्लास कवर कर ली होगी। अगर वो क्लास कवर नहीं की तो पहले डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट करो, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि जो क्लास का जो लेवल है, जो पैटर्न का जो लेवल है, वो हम किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। और पीडीएफ जो आपको मैंने प्रोवाइड किया है टेलीग्राम में, एक बार जाके आप पीडीएफ चेक करो, आप कंटेंट देख के ही खुद समझ जाओगे, खुद खुश हो जाओगे कि भाई इससे बेस्ट कंटेंट यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। मैंने खुद ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। मेरे बारे में आप ये देख सकते हैं, मैंने डीएसएसबी के, एसएससी के भी कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं और इसके साथ साथ मैंने टेक्स्ट बुक में भी 2 से 2.5 साल जीएस पढ़ाई है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अब हम एक एक करके जो है डिस्कशन करेंगे हमारा कि उत्सर्जन तंत्र जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारा, ये उत्सर्जन होता क्या है आखिर, या फिर जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये होता क्या है आखिर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में से कि बताओ उनमें से एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उस खाने में हमारे 3 चीजें अवेलेबल होती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और उसके साथ साथ हमारे जो फैट होता है वो भी होता है। लास्ट क्लास में यानी कल हमने डिस्कशन किया था कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है वो हमारा अमीनो एसिड में होता है, ठीक है। और अगर हम ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खा लेते हैं तो अमीनो एसिड जो होता है इसका जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जब ये टूटता है अमीनो एसिड, तो अगर ज्यादा मात्रा में अमीनो एसिड होता है तो इस अमीनो एसिड से जो होता है एक पदार्थ बनता है जो कि काफी ज्यादा हानिकारक पदार्थ होता है, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। अमोनिया जो कि बहुत ज्यादा विषैला और बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ होता है अमोनिया। और ये अमीनो एसिड से अमोनिया बनाने का जो काम होता है वो करता है हमारा लीवर। ये आप लोग याद रखोगे कि अमीनो एसिड का जब ब्रेकडाउन होता है, इसमें से अगर ज्यादा अमीनो एसिड बनता है तो उसी में से जो है हमारा निकल के आता है अमोनिया, ठीक है। और इस अमोनिया को जो है चेंज करने का काम करता है लीवर। और इस अमोनिया को चेंज करता है लीवर किस चीज में, इस अमोनिया को लीवर जो है वो चेंज करता है, वो चेंज करता है किस चीज में, यूरिया में। यूरिया में कन्वर्ट करता है जो हमारा लीवर होता है वो, ठीक। और यही जो यूरिया होता है यही हमारा जो है इसको आगे चल के फिल्टर करती है हमारी जो किडनी होती है। जो किडनी होती है वो फिल्टर करती है, इसको हिंदी में गुर्दे कहते हैं। वो जो गुर्दे होते हैं या वो जो किडनी होती है जब वो फिल्टर करती है तो इस यूरिया को वो बदल देती है यूरिन में, या हिंदी में कहूं तो मूत्र में बदल देती है। और वो यूरिन जो होता है वो जब हमसे पास हो जाता है तो ये जो हमारा जो वेस्टेज जो होता है वो सारा वेस्टेज जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को हम उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर से वेस्टेज बाहर निकलता है।
अब ये जो वेस्टेज बाहर निकलता है ये किस टाइप का वेस्टेज होता है, ये 3 टाइप का वेस्टेज हो सकता है। या तो ये अमोनिया हो सकता है, या यूरिया हो सकता है, या यूरिक एसिड हो सकता है। हो सकता है किसी के अंदर जो वेस्टेज निकलता हो वो अमोनिया के रूप में निकलता हो सकता है किसी के अंदर ये जो वेस्टेज निकलता है वो यूरिया के रूप में निकलता हो सकता है किसी का वेस्टेज जो है वो यूरिक एसिड के रूप में निकलता हो। मगर ये तीनों ही अगर आप देखोगे तो तीनों के फॉर्मूले जो हैं वो सामने लिखे हैं। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, अगर आप यूरिया का फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको नजर आएंगे, CH4N2O, ठीक है, या फिर NH2CONH2। ये जो फॉर्मूले हैं पेपर में आ सकते हैं क्योंकि पैटर्न का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं ताकि आप लोग इसको एक बार नजर मार सके, इसको भी समझ सके। ठीक है, आगे चल के ये फॉर्मूले कैसे डेवलप होते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा धीरे धीरे क्लास में, ताकि आप लोग उसको समझे, रटने से ज्यादा समझने में बिलीव करें। ठीक है, हर एक चीज को क्लियर कराऊंगा। और यूरिक एसिड का फॉर्मूला दे सकते हैं C5H4N4O3। फिलहाल के लिए आप इन फॉर्मूलों को सिर्फ देखिए, रटने की ज्यादा कोशिश ना करें। ठीक है, इसमें से NH3 फॉर्मूला जो है ये जरूर रट ले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब आप इसमें देखोगे तीनों के अंदर जो है नाइट्रोजन जरूर अवेलेबल है, तीनों के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारे शरीर का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जब वो शरीर से निकल जाता है, तो जिस प्रोसेस में नाइट्रोजीनियस वेस्ट शरीर से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन कहते हैं उस प्रोसेस को। यानी मैं कह सकता हूं कि शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोटीन और अमीनो एसिड के टूटने से बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन पदार्थ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं, शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड में बदलता है और अमीनो एसिड में से निकल के आता है हमारा अमोनिया, और उस अमोनिया को चेंज करता है यूरिया में हमारा लीवर, और लीवर से जो यूरिया होता है वो निकल के आता है किडनी की तरफ, और किडनी जो होती है उस यूरिया को फिल्टर करती है और यूरिन बना के जो है हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। यानी मैं कह सकता हूं कि जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे शरीर से निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से उत्सर्जन क्या है, ये ऑप्शन आ सकता है आपका कि आप लोगों में वेस्टेज का बाहर निकालना, ठीक है, अमोनिया का बाहर निकालना, यूरिया का बाहर निकालना, या ऑप्शन डी आपका आएगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बाहर निकालना। तो कभी भी आप लोग जो है सिर्फ वेस्टेज पे या अमोनिया पे नहीं मारेंगे टिक, आप लोग ऑप्शन को रीड करेंगे और देखेंगे 4th नंबर पे अगर आपको मिलता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, तो वही आप लोगों का सही आंसर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां तक क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से हम आराम आराम से एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को समझेंगे और डिस्कशन करेंगे कि पेपर में कैसे कैसे आप लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्य ऑर्गन कौन सा होता है उत्सर्जन में। मुख्य ऑर्गन आपके 2 होते हैं, एक आप लोगों का लीवर होता है और एक आप लोगों का किडनी होता है। ठीक है, लीवर का काम क्या होता है? लीवर का जो काम होता है वो क्या होता है, वो विषैले पदार्थों को चेंज करता है। जैसे अमोनिया जो निकालता है वो अमीनो एसिड में से, और फिर अमोनिया को कन्वर्ट करता है वो किस चीज में, यूरिया के अंदर। ठीक है, और फिर किडनी का काम क्या होता है? किडनी जो होती है हमारा जब ब्लड होता है उसको फिल्टर करती है और उसके अंदर से यूरिया जो होता है उसको बाहर निकाल के यूरिन के रूप में हमारी बॉडी को फिल्टर करती है। वो काम कौन करती है? वो किडनी करती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डीएमिनेशन क्या होता है या डीएमिनेशन का जो काम होता है वो कौन करता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि डीएमिनेशन का जो काम होता है वो हमारा यकृत यानी लीवर करता है। ये डीएमिनेशन क्या है? ये अमीनो एसिड में से अमीनो को निकालना ही डीएमिनेशन कहलाता है। ये चीज आप लोग याद रखोगे। दोनों चीजों में डिफरेंस है, अमीनो एसिड से अमीनो बनाना और फिर अमोनिया में से जो है यूरिया को निकालना, ये जो काम होता है ये काम होता है लीवर का। और उसके बाद ब्लड में से जो है यूरिया को निकाल के यूरिन बनाना और यूरिन को शरीर से बाहर निकालना, यानी ब्लड को जो फिल्टर करने का काम होता है, तो फिल्टरेशन का जो काम होता है वो करती है किडनी। ठीक है, और हमारे जो विषैले पदार्थ होते हैं अमीनो एसिड में से निकालने वाला, वो काम करता है कौन? लीवर। यहां तक आप लोगों को 2 चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इस डायग्राम को समझने की आप लोग कोशिश करो। हम जानते हैं कि जब हम कुछ भी खाते हैं जो इसके अंदर प्रोटीन होता है वो हमारे स्टमक में और छोटी हाथ में जो है डाइजेस्ट होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे स्टमक में एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि छोटी हाथ में भी हमारे कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को जो है एंजाइम मदद करते हैं उसको ब्रेक डाउन होने में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो भी हमारे जटिल प्रोटीन होते हैं
वो टूटकर किस चीज में बदल जाते हैं, वो बदलते हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो एसिड में जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक, और अमीनो एसिड में चेंज होने के बाद क्या होता है कि फिर अमीनो एसिड को जो है अमोनिया में कन्वर्ट करता है लीवर, और फिर अमोनिया से जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये प्रोसेस देखो, लीवर जो है हमारा एक ऐसा पार्ट है, जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं उससे बचाने का काम ये लीवर ही करता है, और अमोनिया जो बनाता है वो ये लीवर ही बनाता है। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, हमारी बॉडी में रीजनरेशन जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, वो लीवर की ही होती है। ठीक है, लीवर की ही सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। और जो इसके सेल्स होती हैं, यानी जो लीवर होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आप लोग याद रखोगे ये जो लीवर होता है ये हैप्टिक सेल से बनकर मिला होता है। ठीक है, हैप्टिक सेल से। ठीक है, अगर हैप्टिक से रिलेटेड आपका कुछ भी आता है तो वो आप समझ जाना कि लीवर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है अमोनिया में कन्वर्ट करता है हमारा लीवर, और उसके बाद यूरिया में कन्वर्ट करता है हमारा लीवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है लीवर में। बहुत सारे बच्चे पेपर में जो है किडनी टिक कर देते हैं। किडनी में सिर्फ फिल्टरेशन होता है, मगर निर्माण जो होता है वो लीवर में ही होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब आप एक चीज याद रखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका यूरिया होता है, एक यूरिक एसिड होता है, और एक अमोनिया होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है यूरिक एसिड भी बनता है और अमोनिया भी बनता है, मगर लीवर क्या करता है, वो यूरिक एसिड और अमोनिया दोनों को चेंज कर देता है यूरिया में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत कम मात्रा में बनता है और अमोनिया, मगर इन दोनों को जो है लीवर कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यानी हम कह सकते हैं इनके अंदर भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में पाया जाता है, उनको हम यूरियोटैलिक कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है। और यूरिया जो है किसके फॉर्म में निकलता है, आप देखेंगे मनुष्य और स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, उनका जो उत्सर्जन होता है, उनका जो एक्सक्रीटरी होता है वो यूरिया की फॉर्म में निकलता है। ठीक, यूरिक एसिड की फॉर्म में जिनका उत्सर्जन होता है वो होते हैं हमारे कौन कौन से, जैसे हमारे पक्षी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये जो होते हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं, और इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा अमोनिया होता है, ये सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ होता है। डायरेक्ट जिनका उत्सर्जन अमोनिया की फॉर्म में होता है वो हमारे कौन कहलाते हैं, वो हमारे अमीनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, अमीनोटैलिक कहलाते हैं वो जिनका उत्सर्जन डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, हमारा जो उत्सर्जन होता है वो डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में नहीं होता। हाँ, हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, मगर अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कौन, हमारा लीवर। मगर कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, जैसे आप कह सकते हो मेंढक का जो टैडपोल होता है, या फिर जो मछलियां होती हैं, इनका जो उत्सर्जन तंत्र जो काम करता है, जो इनका एक्सक्रीटरी जो होता है, उत्सर्जन जो होता है वो डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में होता है, यानी बहुत जहरीला होता है। रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, इनका जो उत्सर्जन होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, इसीलिए इनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। मगर जो मैमल्स होते हैं या हम मनुष्य होते हैं, तो हमारा जो उत्सर्जन होता है वो यूरिया की फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोगों को यूरियोटैलिक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं कि अमीनोटैलिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं या मछलियां होती हैं। ठीक है, आप लोग याद रखोगे यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक जो होते हैं, इनके भी डिफरेंस क्या होते हैं वो। ठीक, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे किडनी जो है वो काम करती है, फिल्टरेशन का जो काम होता है वो क्या होता है, और जो हमारे हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, और सबसे जरूरी कि पेपर में जो है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर में इससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे, एक चीज तो आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है उसको फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है, मगर इसके अलावा जो है हमारे कुछ बॉडी के और भी पार्ट होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है अपना योगदान देते हैं, जैसे कि हमारी स्किन जो होती है। आप लोग याद रखोगे कि स्किन जो होती है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, और स्किन जो होती है इसकी स्टडी को डर्मेटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब स्किन क्या करती है, आप लोग जानते हैं कि स्किन हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकालती है, जो पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी और नमक जो होता है और कुछ मात्रा में यूरिया बाहर निकलता है, वो निकालने का काम जो करती है वो कौन सी करती है, स्किन। और ये भी एक तरीके का जो है हमारा पसीना निकलना, वो भी हमारा एक तरीके का उत्सर्जन है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया बाहर निकलता है, पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, और हमारे जो नमक जो होता है
वो बाहर निकालना है पसीने की फॉर्म में, तो ये भी एक स्किन जो होती है एक तरीके का उत्सर्जी अंग कहलाएगा। ठीक है, तो उत्सर्जी अंग में कौन कौन आएगा आपके, एक तो स्किन आ जाएगा आपका उत्सर्जी अंग, दूसरा फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, ये एक तरीके का गैसियस उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक है, गैसियस उत्सर्जी अंग मतलब क्या होता है, ये गैस जो हमारी जो खतरनाक जो गैसें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारी, कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये जो ऑक्साइड होती है हमारी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैस ऐसी होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, और इसे हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, फेफड़े करते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स की स्टडी को भी आप लोग याद रखोगे, पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। और ये जो लंग्स होते हैं हमारे, वो छोटी छोटी एल्वियोली से मिलकर बने होते हैं। आप लोग ये चीज याद रखोगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर है, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि पूरा श्वसन तंत्र जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। ये चीज आप याद रखोगे कि हमारा जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं उसमें हमारे स्किन होती है, दूसरा हमारे लंग्स होती है, तीसरा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत आप सभी जानते हैं कि बड़ी आंत भी जो होती है हमारे वेस्टेज को बाहर निकालती है। किस वेस्टेज को, सॉलिड वेस्ट को। ठीक है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है, हमारी जो बड़ी आंत होती है। ठीक, बड़ी आंत के अलावा हमारा जो वेस्टेज होता है उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके निकालने का काम कौन करता है, लीवर भी एक तरीके से हमारा जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उत्सर्जी अंग कहलाएगा, क्योंकि लीवर भी हमारा जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें से अमोनिया को बाहर निकाल के और अमोनिया में से यूरिया को बाहर निकालता है। तो एक तरीके से उत्सर्जन के जो तंत्र है इसमें पार्टिसिपेट करता है लीवर भी, तो वो भी एक तरीके का उत्सर्जी अंग कहलाएगा। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा उत्सर्जी अंग कहलाता है, जिसके ऊपर हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो होता है हमारा किडनी। ठीक है, वो हमारा किडनी होता है, क्योंकि हमारी पूरी क्लास जो है वो लगभग यहीं से स्टार्ट होती है, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के वो किडनी से रिलेटेड ही आते हैं कि किडनी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर जो हमारे यूरिया होता है, जब लीवर से हमारा अमोनिया जो होता है उसमें से यूरिया कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि लीवर जो है वो यूरिक एसिड और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद जो ब्लड जब इस किडनी के अंदर आता है, किडनी में जब ब्लड किडनी के अंदर आता है, तो आप लोग याद रखोगे कि यूरिया युक्त ब्लड जो होता है, रक्त रीनल आर्टरीज से जो है किडनी के अंदर आता है। पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि रीनल आर्टरीज जो है वो कहां से संबंधित है, तो आप लोग याद रखोगे रीनल आर्टरी जो है वो आप लोगों के किडनी से संबंधित है। आप लोगों की जो किडनी होती है इसमें ब्लड लेकर आती है रीनल आर्टरी, और उसी ब्लड के अंदर होता है यूरिया। अब इस ब्लड को फिल्टर करने का जो काम होती है वो करती है किडनी। किडनी इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ब्लड को फिल्टर करके हमारी बॉडी में वापस भेज देती है, और यूरिया और जो भी खतरनाक हमारे बॉडी के लिए पदार्थ होते हैं उस वेस्टेज को बाहर निकाल के यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है, और यही फिल्टरेशन का जो काम होती है वो किडनी करती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि फिल्टर मशीन है। किडनी के अंदर जो है फिल्टर करने का काम कौन करते हैं, इस तरीके से जो है छोटी छोटी मशीन बनी हुई है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, और ये नेफ्रॉन जो होती है वही इस किडनी की जो होती है सेल होती है। इसीलिए हम जब कहते हैं कि किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, और छोटी छोटी कितनी सेल्स, लगभग 10 से लेकर जो है 15 लाख के बीच में जो है सेल पाई जाती है। 10 से 15 लाख सेल जो है वो पाई जाती है एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन सेल जो होती हैं उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। असली जो रक्त को छानने का काम होती है वो नेफ्रॉन करती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी नेफ्रॉन है। अब देखोगे इस नेफ्रॉन के अंदर ये जो चीज लगी हुई है, ये जो छलनी बनी हुई है, इसको हम ग्लूमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ग्लूमेरुलस का काम होता है इस छलनी का एग्जैक्टली जो मेन ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है वो ग्लूमेरुलस का होता है। हो सकता है कि पेपर में जब आपके आए कभी तो ऐसा भी आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा पार्ट है जो ब्लड को छानने का काम करता है। इसमें आप लोगों का किडनी भी ना हो, नेफ्रॉन भी ना हो, ग्लूमेरुलस हो, और ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा ग्लूमेरुलस। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे किडनी का काम होता है ब्लड में फिल्टरेशन का। किडनी के अंदर किडनी के सेल होती हैं, नेफ्रॉन,
असल में जो नेफ्रॉन होती हैं वही करती हैं आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम। और नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को फिल्टर करने की जो मशीन होती है, जो पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है जिसको आप छलनी देख रहे हैं, ये छलनी ही ग्लोमेरुलस होती है। और नेफ्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जो ब्लड को छानने का काम करती है, ब्लड को छानने वाली मशीन होती है नेफ्रॉन के अंदर, वो यही ग्लोमेरुलस होती है। अब हम पूरे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आखिर ब्लड का फिल्टरेशन कैसे होता है, यूरिन जो है वो कैसे बनता है, और हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और पेपर में कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो एक एक करके जो है हम इसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि किडनी का आखिर जो काम होता है, मेन काम क्या होता है। देखो, सबसे पहला काम होता है इसका फिल्टरेशन करने का काम। ठीक है, मान लो जो किडनी के अंदर ब्लड आया, ठीक है, यूरिया के साथ जो है ग्लूकोज और जरूरी लवण जो होते हैं वो भी आएंगे। ऑब्वियसली आपके ब्लड में यूरिया है, मगर यूरिया के साथ साथ कुछ ग्लूकोज के पार्ट भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लवण भी होंगे। तो उन सबको फिल्टर करने का काम कौन करती है? वो किडनी करती है। ठीक है, अब क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी नेफ्रॉन क्या करती हैं? नेफ्रॉन की नलिकाएं इन जरूरी तत्वों को, जैसे ग्लूकोज हुआ या लवण हुआ, इनको वापस निकाल के ब्लड में भेज देती हैं, प्योर कर देती हैं। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो होता है, जो बचा कुचा पार्ट होता है, आपका पानी हो गया, यूरिया हो गया, इसको जो होता है किडनी नीचे भेज देती है, जहां पर आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, जहां पे हमारा जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो इकट्ठा होता है। यहाँ पर जो है सारा का सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जो है यहाँ से निकल के जो है हमारा यूरिन जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। तो मेन किडनी का काम क्या होता है? 3 काम है। पहला फिल्टरेशन करती है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण, पुनः अवशोषण करती है, और उसके बाद अंतिम उत्पाद को जो है, जो बचा कुचा जो पानी और यूरिया होती है, उसको बॉडी से निकालने का काम करती है। कौन? किडनी। इसको हम समझेंगे पूरे प्रोसेस को कि किस तरीके से ये चलता है, और पेपर में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आती है, ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में जो होता है कि इसकी शेप क्या होती है, इसका वेट कितना होता है, ये बोमेन कैप्सूल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इन सब चीजों को समझेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखोगे, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पे चारों। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? मैंने आपको बताया कि लीवर बदलता है। सबसे हानिकारक अपशिष्ट जो होता है वो कौन होता है? वो अमोनिया होता है, और ये एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। यूरिया को रक्त से अलग करने का काम कौन करता है? फिल्टर का काम कौन करता है? वो किडनी करती है। ठीक, सबसे कम हानिकारक तत्व कौन सा होता है? वो यूरिक एसिड होता है, सबसे कम जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक एक करके हम समझेंगे। इस तरीके से जो है आपकी, ये देखो आप जो है आप लोगों के बीन शेप की जो है एक राजमा के बीज की तरह जो है, अगर आप देखोगे, ये आप लोगों के शेप होती है किडनी की। अब इस किडनी में 3 पार्ट आप लोग याद रखोगे, क्योंकि पेपर में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सबसे पहले अगर आप किडनी में देखोगे, जो सबसे ऊपर की जो सेल होती है, इसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो होती है, पेरिटोनियम, ये आप लोगों के सबसे भारी जो झिल्ली देख रहे हो आप लोग, इसको पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज निकल के आ रही है आप लोगों की, यहाँ पर आप देखोगे, ये आपकी कहलाती है कॉर्टेक्स, और जो बीच में वाला जो पार्ट है, ये आप लोगों का कहलाता है मेडुला। ठीक है, इसको आप लोग समझेंगे। अच्छा, किडनी की वो जो आप लोगों की लोकेशन होती है, किडनी हमारी कहाँ मौजूद होती है, इसको देखो। ये हमारा लीवर है, तो लीवर के आप देखोगे, जो हमारी एक किडनी होती है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट किडनी होती है हमारी, ये वाली जो किडनी होती है, वो देखोगे तो आप जो है लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर होती है। जो लेफ्ट किडनी है इस वाले किडनी से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि लीवर की शेप ऐसी होती है। अगर आप देखोगे लीवर यहाँ तक गया हुआ है, तो लीवर को ही एडजस्ट करने के लिए आप देखोगे यहाँ तक ये चिपकी होती है हमारी एक किडनी, और ये हमारी दूसरी किडनी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे कि लेफ्ट वाली जो किडनी है वो राइट वाली किडनी से जो है थोड़ी सी ऊपर होती है। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखना कि बाहरी आवरण जो होता है उसको पेरिटोनियम सेल कहा जाता है। ठीक है, बाहरी भाग को। और जो कॉर्टेक्स जो होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये अंदर के जो भाग होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला कहलाते हैं। ये आप लोग याद रखोगे कि किस तरीके से हमारी किडनी होती है। बेसिक टर्म है। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, ऐसी कार्यात्मक इकाई जो कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, वो नेफ्रॉन होती है। इसीलिए हम जो है किडनी की जो स्टडी होती है उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये पूरी की पूरी जो देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, ये नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन के अंदर ये जो छल्ले आप लोग देख रहे हो, ये वाले छल्ले, ये जो गोले हैं, यही कहलाते हैं आपको ग्लोमेरुलस। ठीक है, यही आप लोगों का कहलाएगा
ग्लोमेरुलस, ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये आप लोगों का कहलाता है ग्लोमेरुलस। और अगर आप इसके बाहर देखोगे, ये आप देख रहे हो आप लोग, उल्टा सी बना हुआ है, ठीक है, उल्टा सी, ये जो होता है आप लोगों का, ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल। यही आप लोगों को कहलाएगा बोमेंस कैप्सूल। इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके की होती है, ये देखो, यही वाला इमेज जो है, इसको अगर मैं बड़ा कर दूं तो नेफ्रॉन कुछ जो है वो इस तरीके से आप लोगों को दिखेगी। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी होती है, एक किडनी के अंदर आप लोगों को 10 से 15 लाख नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, ये जो दिख रहा है आप लोगों को जाली बनी हुई, ये जो जाली होती है इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। यह रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो एक छलनी की तरह काम करता है, यानी ब्लड के अंदर यूरिया, ग्लूकोज, लवण और पानी को छानकर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसको अलग करने का जो काम करता है वो यही ग्लोमेरुलस कहलाता है। और इस ग्लोमेरुलस के अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर ये उल्टा सी जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। पेपर में सिर्फ इतना भी क्वेश्चन आ चुका है कि बोमेंस कैप्सूल जो होता है ये किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, पैंक्रियास से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है या किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो आप लोग याद रखोगे बोमेंस कैप्सूल जो है वो आप लोगों का किससे रिलेटेड है, वो किडनी से रिलेटेड है, ठीक। ये जो होती है एक कप जैसी संरचना होती है, ग्लोमेरुलस जो होती है। और ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल होती है, ग्लोमेरुलस के बाहर जो होती है ये इस तरीके से शेप होती है, और ये क्या करती है, छने हुए तरल को जो है ग्रहण करती है। यानी जो छना हुआ, जो फिल्टर करने के बाद जो निकालते हैं, ये तरल जो निकालता है उसको जो है वो अपने पास ग्रहण करती है, कौन, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। आप लोग याद रखोगे। बोमेंस कैप्सूल के बाद जो है आप ये देखोगे, ये जो शेप बन रही है ये यू आकार की, ये जो यू आकार की शेप होती है इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। हेनले का लूप, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हेनले का लूप जो होता है वो किससे संबंधित है, तो वो भी आप लोगों का किडनी से संबंधित है। ये चीज याद रखोगे आप, ये कहलाता है हेनले का लूप, ठीक है। यह यू आकार का होता है, एक नली होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, छने हुए तरल में से जरूरी पानी और लवण को जो है वापस सोखना। रीअब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो किसका होता है, वो आपका हेनले का लूप ऑफ हेनले, ठीक है। पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से जो रीअब्जॉर्प्शन का काम है वो किसका हो सकता है। आप लोगों को पूछ लेंगे पेपर में, कॉर्टेक्स का होता है, मेडुला का होता है, लूप ऑफ हेनले का होता है, ग्लोमेरुलस का होता है। तो आप याद रखोगे लूप ऑफ हेनले का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पुनः अवशोषण, यानी ब्लड के अंदर से जो आप यूरिया को, यानी जो ब्लड फिल्टर करने के लिए आपके किडनी में आया है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके निकले हैं, कुछ ग्लूकोज, कुछ लवण, उसको फिल्टर करके जो है वापस ब्लड में भेज देना, प्योर ब्लड में, ठीक है, ताकि जो है वो बाहर ना निकल सके यूरिया के साथ। इसी को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और इसका काम करते हैं लूप ऑफ हेनले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। किडनी जो होती है, किडनी वो बीन की तरह होती है, ठीक, और उसके अंदर आपकी जो है सेल्स होती हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो है ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस जो छानने का काम करता है, इसके बाद बोमेंस कैप्सूल होता है जो छने हुए तरल को अपने पास रखता है, और उसके बाद जब ये छना हुआ तरल आगे जाता है तो इसके अंदर भी अगर कुछ जो है लवण या ग्लूकोज पाए जाते हैं तो उसको रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस भेजने का काम कौन करती है, वो करते हैं आपको लूप ऑफ हेनले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, यूरिया जो होता है, यूरिया वो फिल्टर होने के बाद कैसे यूरिन में कन्वर्ट होता है, ये हमारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट जो होता है वो उसमें साथ देता है, उसमें वो भी आप लोग याद रखोगे। ये हमारी किडनी है, ठीक है। ये किडनी का जो पार्ट है, ये किडनी, ठीक, इसका काम क्या होता है, ब्लड का फिल्टरेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है आप समझ चुके हैं कि ब्लड का जो फिल्टरेशन होता है वो किडनी के अंदर कैसे होता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो ब्लड का फिल्टरेशन करती है। नेफ्रॉन के अंदर भी ग्लोमेरुलस जो होती है वो किडनी का फिल्टरेशन का काम करती है, और लूप ऑफ हेनले जो होती है वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यहाँ से जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद जो यूरिया होता है, यूरिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो यहाँ से बाहर निकलता है। ये जो नली आप देख रहे हैं, इस नली को जो है यूरेटर्स कहा जाता है, ठीक, इसको जो है मूत्र वाहिनी कहा जाता है। दोनों किडनी में से छना हुआ जो यूरिन होता है, यूरिन जो निकल के आता है वो इन्हीं नलियों के जरिए जो है नीचे आता है, और यूरिन जो होता है वो यहाँ से निकल के इस पार्ट में जमा हो जाता है जिसको हम जो है यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यह एक पेशीय थैली होती है जहाँ मूत्र स्थायी रूप में जमा होता है। जब ये भरने लगती है तो फिर हमारा जो दिमाग होता है वो सिग्नल देता है, ठीक है, कि
कि हमें अब जो है इस चीज को, यूरिन को जो है पास कर देना चाहिए, और यूरिन जहां से पास होता है, ये निकलता है जिस जिस पॉइंट से निकलता है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग जो होता है वो, इसके माध्यम से जो है मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोग याद रखोगे यूरेथ्रा जो होता है, ठीक है। अब जो हमारे शरीर में कितना यूरिन बनता है, कभी ज्यादा कभी कम, इसको जो कंट्रोल करता है वो एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे, वो जो है कंट्रोल करती है। ये एडीएच हार्मोन क्या होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जितने भी अपने ग्लैंड हैं, जितने भी अपने हार्मोन हैं, हर एक हार्मोन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, किस तरीके से जो होता है ये ब्लड का फिल्ट्रेशन और डीपली होता है, थोड़ा सा इसको डीप और पढ़ेंगे। स्टूडेंट जो है ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ते हैं, मगर पेपर में ये वाला पोर्शन आ रहा है। जितना मैंने आपको बताया नॉर्मल आप लोगों को किताबें में वहीं तक दिया है, मगर एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट भी दिया हुआ है, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा फायदे में रहेंगे, क्योंकि पेपर में इसके आने के भी चांसेस हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड आप थोड़े से, आप 2026 का पेपर देखो, ठीक है, ग्रुप डी के 2026 का एक बार जो है आप पेपर देखो उठा के, उसमें आप देखोगे आप लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे कि इससे रिलेटेड आप लोगों को थोड़े से डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीजें भी आप लोगों को जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर इस चीज की गारंटी है कि जो पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसके बाद ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी, ना आपको कोई बुक पढ़नी, ना कोई प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी मैं आप लोगों को कराऊंगा पूरे के पूरे। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो पीडीएफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि अल्ट्रा फिल्टरेशन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। अभी तो हमने बेसिकली एक चीज समझी कि हाँ, हमने प्रोटीन खाया और प्रोटीन में से जो है अमीनो एसिड निकल गए, ठीक है। प्रोटीन टूटा और अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड में से अमोनिया निकला और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया लीवर ने। यूरिया को कन्वर्ट करने के बाद जो ब्लड होता है जिसके अंदर यूरिया होता है, वो रीनल आर्टरी से आ जाता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो हमारे जो नेफ्रॉन होती है वो फिल्टर करती है। नेफ्रॉन के अंदर भी हमारे जो ग्लूमेरुलस होता है वो उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हो जाता है, और जो वेस्टेज होता है हमारा, जिसको यूरिन कहते हैं, यूरिन जो होता है वो यूरेथ्रा में आ जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। ये हम लोग अब बेसिकली समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे कि ये जो फिल्टरेशन का जो काम होता है, ब्लड में छन्ने का जो काम होता है वो कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करो। ये आप लोगों का जो है ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके अंदर जो है आप लोग देखोगे दो तरीके की जो नलियां हैं यहाँ पर हैं। एक है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, और एक है एफरेंट आर्टेरियोल। ये दो तरह की आप लोग देखेंगे यहाँ पे नलियां मौजूद हैं, जो आप लोगों के अल्ट्रा फिल्टरेशन में जो है वो काम करती हैं। किस तरीके से काम करती हैं उसको समझो। पहली होती है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल, ये आने वाली नली होती है। आप लोग याद रखोगे एफरेंट यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ए से है आने वाली नली। ये आप लोग याद रखोगे कि ए से जो होती है एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है, ये अशुद्ध रक्त जो होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है, जिसके अंदर यूरिया भी मौजूद होता है, ठीक है। किडनी की रीनल आर्टरी से ग्लूमेरुलस तक लाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो एफरेंट आर्टेरियोल का होता है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड लाने का काम है वो किसका होता है, तो आप लोग याद रखोगे कि एफरेंट आर्टेरियोल का होता है। इसका जो डायमीटर होता है, जो गोला होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। इम्प्योर ब्लड बहुत इजीली जो है इसके अंदर ट्रेवल करता है, बहुत इजीली जो है वो ट्रेवल करके ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलस से निकलने वाली जो नली होती है, ये जब बाहर निकलता है, प्योर ब्लड जब निकलता है, तो उसको कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। इसको आप लोग याद रखोगे, ये ई से स्टार्ट है, इफेरेंट आर्टेरियोल, तो ई से एग्जिट होता है, एग्जिट यानी बाहर जाने वाली जो नली होती है वो, ठीक है, आप लोग याद रखोगे। फिल्टर होने के बाद बचे हुए रक्त को ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाने के बाद, यानी फिल्टर होने के बाद जो ब्लड बाहर निकलता है वो किससे निकलता है, वो इफेरेंट आर्टेरियोल से निकलता है, ठीक है, यानी बाहर जाने वाली जो नली होती है उससे। इसका डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है। अब आप लोग एक चीज सोचो कि एक तरफ तो ब्लड आ रहा है वो बड़ी आर्टरी से आ रहा है, ठीक है, जो बड़े जो छेद है उससे आ रहा है बहुत ज्यादा ब्लड, फिर यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने के बाद जब यहाँ पे प्रेशर बनता होगा, ये डायमीटर इसका छोटा है, ठीक है, तो जितना भी ब्लड होता होगा, जितने प्रेशर से वो आ रहा है वो निकल तो पा ही नहीं रहा, क्योंकि इसकी नली जो है वो पतली है। तो यहाँ पर जो है इस एरिया में यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर बनता होगा।
समझ रहे हो? अगर पीछे से जितनी क्वांटिटी में ब्लड आ रहा है उतनी क्वांटिटी में निकल ही नहीं पा रहा, उससे पतली नली से ब्लड निकल रहा है, तो इसके जो पीछे वाला जो एरिया होगा यहाँ पर एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर जो होता है ये क्या कहते हैं, इस प्रेशर को आप लोग याद रखोगे कि इसी प्रेशर को जो है हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस एरिया में जो है वो प्रेशर जनरेट होता है इस एरिया में, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो बोमेन कैप्सूल जो होता है उसकी जो जहां पर छोटी छोटी जालियां होती हैं वही उस ब्लड को जो प्रेशर के साथ आता है उसको छानने का काम करती हैं, उसको दोबारा से फिल्टर करने का काम करती हैं, और फिल्टर करने के बाद जितने भी लवण होते हैं या ग्लूकोज होते हैं उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि जो प्योर ब्लड होता है वो इतनी जल्दी निकल नहीं पाता, वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर में जो बोमेन्स कैप्सूल होता है इसकी जो जाली होती है वो जाली दोबारा जो उसको फिल्टर करने का काम करती है। समझने की कोशिश करो, दाब का निर्माण होता है, रास्ता पतला होने के कारण ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो दबाव होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है, इसी उच्च दबाव से, हाई प्रेशर के कारण जो है रक्त को बोमेन कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल मैंने आपको बताया था, बोमेन कैप्सूल के झिल्लियों से होकर गुजरना होता है, और जब ये झिल्लियों से होकर गुजरता है तो क्या होता है, ये फिल्टर होता है और अच्छे तरीके से, और ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है ये फिल्टर होता है दोबारा से, ठीक है। ये चीज आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। फिल्टरेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन जो होता है, एक एफेरेंट आर्टरी होती है, एक इफेरेंट आर्टरी होती है। यहाँ देखो आपका जो ब्लड आ रहा है, ब्लड, इसके अंदर जो है पानी भी है, यूरिया भी है, ब्लड भी है, और यहाँ से जो जा रहा है यहाँ से प्योर होके जा रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो उच्च दाब के कारण, उच्च दबाव जो होता है उसके कारण रक्त बोमेन कैप्सूल से जो है छनता हुआ जाता है, और इसी को जो बोमेन्स कैप्सूल में जो प्रेशर के कारण जो छनता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें छनती हैं, मैंने आपको बताया, पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, अन्य छोटे मोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं और वो छनने, फिल्टरेशन का काम करते हैं। बड़े प्रोटीन या रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आपकी लाल कोशिकाएं वापस इफरेंट सेल में चली जाती हैं, इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है, और वहां से जो है ये हमारे बाहर निकल जाती हैं ग्लोमेरुलस से। यहां तक आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज समझ में आ रही होगी, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है आप लोगों को कि किस तरीके से ये काम करता है। ग्लोमेरुल से निकलने के बाद इफरेंट आर्टेरियोल खत्म नहीं होती, आगे चलकर क्या होता है, नेफ्रॉन की नलिकाओं में जाती है। ये जो नेफ्रॉन की जो नलिकाएं होती हैं आगे, यहाँ देखो, ये जो इफरेंट यहाँ से निकला ना, इफरेंट आर्टेरियोल जो है यहाँ से जब ब्लड निकलता है तो आगे चल के इन नलियों में चला जाता है, पीसीटी में चला जाता है, ठीक है, लूप ऑफ ये हेनले जो होता है इसमें चला जाता है, डीसीटी में चला जाता है, इन सब चीजों में चला जाता है, ठीक। ये पीसीटी क्या है आप लोग याद रखोगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल, ठीक है, टैब्यूल। पीसीटी जो है हमारा क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल होता है, और डीसीटी क्या कहलाता है, वो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल कहलाता है, ठीक है। पेपर में आप लोगों को पीसीटी और डीसीटी से रिलेटेड ज्यादा कुछ आता नहीं है, मगर फिर भी आप लोगों के अगर पेपर में पूछ ले कि पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है या डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर आप लोगों का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल, ये किससे संबंधित है, तो ये आप लोगों का किससे संबंधित है, या आप लोगों का किडनी से संबंधित है आप लोगों का, ठीक है। या आप लोगों का लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले को आप लोग जानते हो, ठीक। अब ये जो जाल आप लोग देख रहे हो, ये जो पूरा जाल बन रहा है, इफेरेंट आर्टेरियोल से निकल के जो ब्लड होता है वो इस जाल के अंदर चला जाता है, पीसीटी के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, डीसीटी के अंदर। ये जो पूरा जाल होता है ये आप लोगों का ही कहलाता है पर्टिकुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये कोशिकाओं का जाल कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर कैपिलरीज। हिंदी मीडियम वाले कोशिश कीजिए, जो वर्ड है आप लोग, नेफ्रॉन हुआ, ग्लोमेरुलस हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर कैपिलरीज हुआ, लूप ऑफ हेनले हुआ, ये सारे वर्ड आप लोग इंग्लिश में याद करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर में इसका हिंदी का नाम आता ही नहीं है। किडनी की जो इकाई है वो आप लोगों की नेफ्रॉन ही आएगी पेपर में, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों का लूप ऑफ हेनले का लूप ऑफ हेनले ही आएगा, ग्लोमेरुलस ही आएगा। तो ये जो मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ आप लोगों को ये इंग्लिश में ही एज इट इज याद करने होंगे, ये चीज आप लोग याद रखो, ठीक है, क्योंकि फिर हिंदी मीडियम में आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी नहीं।
लूप ऑफ हेनले जो होता है, ये लूप ऑफ हेनले, इसके बराबर में इस तरीके से आप लोगों की एक सीढ़ी जा रही होती है बिल्कुल पैरेलल। इसके समानांतर एक सीढ़ी गुजरती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम वैसा रेक्टा कहा जाता है, वैसा रेक्टा। जो कोशिकाएं कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल समानांतर चलती हैं उन्हें वासा रेक्टा कहा जाता है। ये आप लोग याद रखोगे। वैसा रेक्टा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम क्या होता है, यह मूत्र को गाढ़ा करता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मूत्र बहुत ज्यादा गाढ़ा आ रहा है तो उसका जो वैसा रेक्टा है ये बहुत ज्यादा जो है एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वैसा रेक्टा पे ही डिपेंड करता है कि यूरिन जो है वो कितना गाढ़ा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना ये चीजें, वैसा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले, ग्लूमेरुलस, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, पीसीटी, डीसीटी, इससे बाहर पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, याद रखना आप लोग, क्योंकि पेपर आएगा वो एनसीईआरटी बेस है और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो इस चीज से तो आप निश्चिंत रहो कि पेपर में इससे भर आएगा। इस पीडीएफ को पढ़ो, क्लास को देखो, और जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा वो करो, और कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, वो करो। ठीक है, ये सफिशिएंट है। इतना भी कर लोगे तो बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है ज्यादा आप लोगों को। तो ये चीज आप लोग समझ में आ चुकी है आप लोगों की। एफरेंट आर्टरी जो होती है ये चौड़ी होती है। ठीक है, ये जब इसके अंदर ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है। ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनने के बाद क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है। अल्ट्रा फिल्टरेशन होने के बाद एफरेंट आर्टेरियोल से जो है, पतली नली से जो है ब्लड बाहर निकल जाता है। इसके बाद किसमें चला जाता है, जो आप लोगों की कोशिकाओं के जो जाल होते हैं, नेफ्रॉन के चारों तरफ जो जाल होता है, जिसको पर्टिकुलर कैपिलरीज कहा जाता है। जो मैंने बताया आपको, पर्टिकुलर कैपिलरीज में क्या क्या आता है आप लोगों को, पीसीटी हो गया, ठीक है, प्रॉक्सिमल जो मैंने आपको बताया था कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल, डीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, ये सब किसमें आते हैं, ये कैपिलरीज के जाल में आते हैं। ठीक है, जिसको हम पर्टिकुलर कैपिलरीज कहते हैं। इसके बाद जो इसके पास जो आप देखोगे सीढ़ी जो थी, सीढ़ी, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के समानांतर, इसको क्या कहते हैं, इसको वासा रेक्टा कहते हैं, जो आप लोगों के जो मूत्र होता है उसको गाढ़ा करने का काम करती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पेपर से रिलेटेड कि जो हमारे यूरिन जो पास होता है उस यूरिन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जो यूरिन होता है आप लोग याद रखोगे, मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर जो मूत्र होता है उसका उत्सर्जन होता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, और कॉम्पोजिशन देखोगे तो 0.3 जो होता है इसके अंदर यूरिक एसिड होता है। उसके बाद 2% जो होते हैं इसमें सॉल्ट होते हैं, 2.6% जो होता है यूरिया होता है। पेपर में कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे मूत्र के अंदर जो होता है यूरिया कितने % पाया जाता है, तो आप लोग याद रखोगे 2.6%। इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 100 ml जो यूरिन होता है, 100 ml उसमें कितना यूरिया पाया जाता है, तो आप लोग याद रखोगे 20 से 40 mg जो है यूरिया पाया जाता है, 20 से 40 mg। अगर परसेंटेज में पूछता है तो 2.6 एसएससी के हिसाब से और रेलवे के हिसाब से आंसर जो है वो यही सही है। और बाकी 95% जो होता है वो आप लोगों का पाया जाता है क्या चीज, वो आप लोगों का जल पाया जाता है, पानी जो होता है। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी पहले भी आ चुके हैं कि जो मूत्र का जो रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है, हल्का जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम जो होता है एक पिगमेंट होता है जिसके कारण जो होता है हमारा जो मूत्र होता है वो पीला होता है। अब यूरोक्रोम का निर्माण कहां से होता है, तो यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, आरबीसी जिसको कहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि आरबीसी के टूटने से जो है हमारा जो यूरोक्रोम होता है वो जनरेट होता है, और जो होता है ये यूरोक्रोम जो है वो यूरिन को जो है पीला करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम इसके पीएच मान की बात करें तो पीएच मान इसका 6 होता है। ठीक, यानी हल्का सा जो है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट बात करें अगर इसकी स्मेल की, ठीक, तो यूरिन जो होता है उसकी स्मेल जो होती है वो क्रिएटिन नामक एक पदार्थ होता है, क्रिएटिन नामक एक पदार्थ होता है, उसकी वजह से जो है इसमें गंध आती है। मगर जब यूरिन कर देते हो आप, टॉयलेट में कर देते हो, मान लो जो ये बाहर जो पब्लिक जो शौचालय बने होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पानी वानी तो डालते नहीं है, ठीक, बस यूरिन करके आ जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, तो वहां आप देखोगे बहुत गंदी बदबू आती है। तो वो जो बदबू होती है वो क्रिएटिन की वजह से नहीं होती। वो क्या होता है कि मान लो कि जो ताजा मूत्र होता है उसमें विशेष गंध होती है, वो किससे होती है, वो तो आपके क्रिएटिन से होती है, जो विशेष गंध जो ताजे मूत्र में होती है। लेकिन कुछ देर बाद जो होता है उसमें बहुत गंदी बदबू आने लगती है, बहुत,
तीसरा वाली जो गंदी होती है, बदबू कैसे आती है, इसका कारण क्या होता है, जो बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं और फिर वो वापस से अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, यानी यूरिन अगर आप बाहर कर दिया है तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बाहर से बैक्टीरिया आके यूरिया में लग जाते हैं और उस यूरिया को वो अमोनिया में बदल देते हैं और अमोनिया से बहुत गंदी बदबू आती है। ठीक है, तो पेपर में दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर सिर्फ ये पूछता है कि मूत्र में जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आप कह सकते हो क्रिएटिन की वजह से, क्योंकि मूत्र में अमोनिया तो होता नहीं है। ठीक, वो तो पहले ही यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। मगर अगर आप देखोगे पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं, जो बाहर जो टॉयलेट्स बने होते हैं, उसमें जो यूरिन होता है उसमें बाहर के बैक्टीरिया चिपक के उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और उस अमोनिया की वजह से जो है वो बहुत गंदी बदबू आती है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। अब मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया है कि फिल्टर करने का जो काम करती है वो किडनी करती है। ठीक है, और लीवर का काम क्या होता है, वो निर्माण का। यूरिया के निर्माण का जो काम होता है वो लीवर का होता है और यूरिया को जो फिल्टर करने का काम जो होता है वो किडनी का होता है। आप लोग एक चीज और याद रखोगे कि जो हमारी किडनी होती है इसके अंदर अगर आप लोगों के पथरी पाई जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है। कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि पित्ताशय में भी जो आप लोगों के स्टोन होती है, जो पथरी होती है, वो पथरी इस कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है। ठीक, और इसको ठीक करने के लिए अगर पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ खाया जाता है तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस पथरी को जो है वो ठीक कर सके। टमाटर और पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उस ऑक्जेलिक एसिड से क्या होता है कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो जनरेट होता है, इसलिए जिसके पथरी होती है तो उसको मना करते हैं कि भाई टमाटर वमाटर नहीं खाने, क्योंकि फिर कैल्शियम ऑक्सलेट में और वृद्धि होगी तो क्या होगा, पथरी का दर्द उठना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मना किया जाता है ताकि पथरी और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये कुछ बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कि गुर्दे की इकाई कौन सी होती है, वो नेफ्रॉन होती है। हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, याद रखना। ठीक है, पीला रंग किसकी वजह से होता है, मूत्र का, यूरोक्रोम की वजह से। हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में डायरेक्ट नहीं आएगा, आप लोगों को इंग्लिश को ही इस तरीके से हिंदी में लिखा आएगा। पीएच मान 6 होता है। पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखना आप लोग, ये मैंने आपको नहीं बताया कि लीवर जो होता है, लीवर जब यूरिया का जो निर्माण करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, तो इस पूरे प्रोसेस को जो होता है वो क्या कहलाता है, वो आप लोगों का ऑर्थेनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, ऑर्थेनिक चक्र जो होता है, ऑर्थेनिक साइकिल, वो कहलाती है आप लोगों की क्या, जब हमारा अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट होता है यूरिया में लीवर के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है और प्रोसेस जो होता है वो कौन सा होता है, वो आप लोगों का ऑर्थेनिक चक्र जो होता है, ऑर्थेनिक साइकिल, उस प्रोसेस के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं। अब लास्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो है हमारा हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इससे सवाल आ चुके हैं। जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर आप देखोगे इस तरीके की कुछ छोटी छोटी शेप बनी होती है। ठीक है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ये जो होती है ये आप लोगों की एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसको हम अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है। ये किडनी के ऊपर टोपी, छोटी छोटी टोपी की जैसी संरचना होती है। ठीक, कुछ हार्मोन तो ये रिलीज करती है। उसके अलावा दूसरा, हमारी किडनी के अंदर भी कुछ टिश्यू मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टिश्यू मौजूद होते हैं जो हमारे कुछ हार्मोन को रिलीज करते हैं। वो कौन से टिश्यू होते हैं, वो कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, किडनी के अंदर जो स्थित विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलस कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल, वो कौन से हार्मोन को रिलीज करती हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों के 7 से 8 हार्मोन हैं और उनके कुछ काम हैं, और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं वो हैं आप लोगों के। ठीक है, इसका डिस्कशन करेंगे और फिर हम चलेंगे अपने प्रीवियस ईयर की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो आप लोगों के एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसको समझो आप। एड्रिनल ग्लैंड में ये जो बाहर के जो लेयर होती, देखो आप लोग देखो ध्यान से, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड है। इसमें एक तो आप लोगों की बाहर की शेप है और ये एक अंदर का पार्ट है। ठीक है, अब इसको देखोगे आप ध्यान से, तो ये जो बाहर की जो शेप होती है, बाहर की शेप, ठीक, आउटर जो लेयर होती है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स जो होता है वो आप लोगों का ये है। ठीक, और जो ये आप लोगों का अंदर वाला जो पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, ये अंदरूनी जो हिस्सा होता है इसको मेडुला कहते हैं, मेडुला। ठीक है, अब ये कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, थोड़ा मैं उसको आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा कि ये जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स,
यह आप लोगों का 3 तरीके के हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। एक होता है आप लोगों का कॉर्टिसोल, एक होता है आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के अलावा एक होता है आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो ये 3 हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं किससे? ये जो आप लोगों का कॉर्टेक्स होता है इससे। ये कॉर्टेक्स क्या है? ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स और ये है आप लोगों का एड्रिनल मेडुला, ठीक है। दोनों चीजों का नाम याद रखना आप। बाहर का जो ये होता है शेप, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के शेप को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। दोनों के फंक्शन क्या होते हैं उसको समझ लो। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो बाहर की जो शेप होती है ये वाला, जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये कॉर्टेक्स जो होता है ये 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें से पहला जो हार्मोन है वो कहलाता है कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन, इसको जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका तीसरा नाम जो है वो स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, तनाव हार्मोन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है हमारी बॉडी में क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है तथा लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी के निर्माण में प्रक्रिया में सहायक होता है, ठीक है। यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके निर्माण में जो काम करता है वो करता है ये जो आप लोगों का कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ये वाला। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फैट होते हैं, इसके डाइजेशन को जो नियंत्रित करता है वो करता है हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। अगर ये सही से काम नहीं करता तो बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो इसीलिए इसको जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन किसका नाम है, तो वो आप लोगों का कॉर्टिसोल है। इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। ये जो आप लोगों का एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसका दूसरा हार्मोन जो होता है उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का दूसरा नाम जो है वो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। देखो नाम से आप लोग समझ रहे हो, मिनरलो कॉर्टिकॉइड का मतलब क्या है? जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कौन कौन से? जैसे पानी हो गया, ठीक है, इसके अलावा सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट हो गए, इनको जो रेगुलेट करने का जो काम होता है, ठीक है, इनको जो नियंत्रित करने का, संतुलित करने का जो काम होता है वो कौन से करते हैं? वो आपका एल्डोस्टेरोन करता है। इन हार्मोन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से संबंधित है, कौन उसको रिलीज करता है। ऑप्शन में आपके क्या क्या आ सकता है? ऑप्शन में आ सकता है कि आप लोगों का कॉर्टेक्स आ जाएगा, मेडुला आ जाएगा, ग्लोमेरुलस आ जाएगा, इस तरीके के आपके ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट को लगता है यार कितना ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया ये वाला, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को याद कर लोगे पेपर बहुत आसान लगेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? हमारा जो जितना भी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके जो लवण हो गए या फिर जो हमारा वाटर हो गया, इसको संतुलित करने का जो काम होता है वो एल्डोस्टेरोन कहते हैं। इसको ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और इसको कौन रिलीज करता है? इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो एड्रिनल तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एड्रिनल तो वो ग्लैंड का नाम है, जो पूरी ग्लैंड है वो एड्रिनल है। उसका कौन सा पार्ट है? उसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जो बाहरी पार्ट है वो हार्मोन रिलीज करता है। पहला हार्मोन कौन सा था? कॉर्टिसोल हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा था? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एक तो इसका काम होता है शरीर में पानी और लवण इन सब चीजों को रेगुलेट करना। दूसरा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सीधे तौर पर मदद करता है। पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आप चेक करना कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है। ऑप्शन उसमें आ चुके हैं आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो आप लोगों का एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट होता है तीसरा जो होता है जिसको एंड्रोजन या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। यानी जो मेल और फीमेल की जो विशेषताएं होती हैं अलग अलग डिफरेंशिएट करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, बालों पर शरीर का विकास होता है। तो इन चीजों को जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही वाला हार्मोन जो होता है वो करता है। ये भी कौन रिलीज करता है? कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टेक्स। तो ये 3 हार्मोन रिलीज करता है, कौन कौन से? पहला हो गया कॉर्टिसोल, दूसरा हो गया एल्डोस्टेरोन, तीसरा हो गया सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब नेक्स्ट है मेडुला, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? तो मेडुला आप लोगों के 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। एक है आप लोगों का एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेनालाइन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है, एपिनेफ्रिन, ठीक है। इसी को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F क्या है? फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है, लड़ो, मरो, उड़ो, ये वाली जो होती है आप लोगों की लड़ो, डरो, उड़ो, ठीक है, ये जो है ये कहा जाता है किसको? एड्रेनालाइन जो होता है हार्मोन, इसको।
एड्रेनलाइन हार्मोन क्या करता है, हमें जब डर लगता है बहुत ज्यादा या हमें गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी जो होती है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। अभी कोई साउथ की मूवी थी, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो विलन होता है वो इस तरीके का एक इनहेलर बनाता है। तो उस इनहेलर से क्या होता है कि इनहेलर से एकदम जो है उसका ये जो एड्रेनलाइन जो हार्मोन होता है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वो क्या करता है कि उसके अंदर इतनी एनर्जी आती है कि बहुत सारे लोगों से वो लड़ता है अकेला, ठीक है। तो ये जो एड्रेनलाइन जो हार्मोन होता है इसको हम जो है इमरजेंसी आपातकाल में जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन 3F हार्मोन भी कहते हैं। मान लो कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप रनिंग करते हो, तो रनिंग में आप लोग जो है 1-1.5 किलोमीटर भाग पाते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो, हो सकता है कोई 20-20 किलोमीटर भागते हैं, मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि कोई बंदा 1 किलोमीटर भागता है, ठीक है। मगर मान लो अगर उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए और आपको पता है कि ये आप लोगों को काट लेगा अगर आप लोग 2 से 2.5 किलोमीटर नहीं भागेंगे। अगर आप 2-2.5 किलोमीटर भाग लोगे तो शायद इससे बच जाओ, अगर इससे कब भागोगे तो ये काट लेगा। आपकी कैपेसिटी 1-1.5 किलोमीटर की है और अगर आपको पता हो कि ये कुत्ता आप लोगों के काट लेगा तो आप लोग 2-2.5 किलोमीटर भागोगे, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो आप लोगों को क्या है, एक डर है कि ये कुत्ता कहीं काट ना ले, तो वो जो डर होता है उसी डर से जो है रिलीज होता है एड्रेनालाइन जो हार्मोन होता है। और ये एड्रेनालाइन हार्मोन से जो है बहुत ज्यादा एक फियर जनरेट हुआ, जिससे एनर्जी मिली, तो फिर जब क्या होता है और ज्यादा तेज भागे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे, इमरजेंसी हार्मोन होता है जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, तो फिर ये क्रिएट होता है जब हमें डर लगता है, जब हमारी लड़ाई होती है, ठीक है, जब हमें गुस्सा आता है तब। इसके अलावा क्या करता है, दिल की धड़कन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जो हमारी आंखों की पुतलियां जो होती हैं फैल जाती हैं, बहुत ज्यादा जब पसीना निकलने लगता है बिना किसी बात के, ठीक है, तो ये जो होता है ये सब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सारे संकेत हैं कि आपका एड्रेनालाइन जो हार्मोन होता है वो रिलीज हो रहा है, वो एक्टिव है, ठीक। मेडुला का दूसरा हार्मोन होता है, इसका अपोजिट हार्मोन कह सकते हैं, नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है। जब हमारा एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है, जब हमें गुस्सा आता है, जब हमारी लड़ाई होती है, तो आप देखोगे कि ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार गुस्सा आ गया तो पूरे साल पूरी जिंदगी तक हमें गुस्सा रहेगा। आप देखते हो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बाद वो गुस्सा शांत हो जाता है। तो जब गुस्सा हमें आया, उस गुस्से को शांत कराने का जो काम होता है, बॉडी को बैलेंस में लाने का जो काम होता है, वो कौन करता है, नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इसका जो नाम था वो एपिनेफ्राइन नाम था, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ये उसका उल्टा है, उसका अपोजिट काम कर रहा है, तो नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्राइन जो, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। ये भी मेडुला जो होता है वो रिलीज करता है, मेडुला बिल्कुल एड्रेनालाइन के साथ मिलकर काम करता है, उसका उल्टा है। तनाव या खतरे के दौरान रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, शरीर को स्थिर करता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको वापस कंट्रोल करने का जो काम होता है वो ये नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है वो करता है हमारा। और ये एड्रेनालाइन हार्मोन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है दोनों के दोनों रिलीज करता है मेडुला हमारा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और आप लोगों का जो मेडुला है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किडनी के अंदर हमारे कुछ टिश्यू होते हैं, वो भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रखोगे यहाँ पे किडनी के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो कौन से रिलीज किए जाते हैं, ठीक। तो किडनी के अंदर जो हमारे टिश्यू होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ईपीओ हार्मोन रिलीज करते हैं। ये ईपीओ हार्मोन कौन सा होता है, एरिथ्रोपाइटिन जो हार्मोन होता है, एरिथ्रोपाइटिन जो हार्मोन ये रिलीज करते हैं हमारे जो किडनी के जो हमारे टिश्यू होते हैं वो, ठीक। ये किडनी से जो है हमारे रिलीज होते हैं ईपीओ, इसका नाम आप लोग याद रखना, एरिथ्रोपाइटिन नाम है इसका। ये क्या करते हैं, सीधे ये ईपीओ जो है सिग्नल देता है किसको, हमारी जो हड्डियां, जो बड़ी हड्डियां होती हैं इसके अंदर बोन मैरो होती है। अभी जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे अपना कंकाल तंत्र, तो इसमें इसको डिटेल में देखेंगे हम कि ये बोन मैरो में हमारे जो आरबीसी होती है ये कैसे जनरेट होती है, इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप लोग ये याद रखो कि किडनी से ईपीओ सिग्नल देता है बोन मैरो को, और बोन मैरो जो है यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर इसको उत्तेजित करके जो है जो आरबीसी होती है ये रेड ब्लड सेल्स इसका निर्माण करती हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती हैं वो, ठीक। किडनी के उत्तक बोन मैरो को उत्तेजित करते हैं, आरबीसी का जो है निर्माण होता है, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग याद रखना। तो मार्च का जो थर्सडे आता है, सेकंड वाला थर्सडे, ठीक है, जो अभी आप लोगों का 12 तारीख को गया है, तो उस दिन जो है आप लोगों का वर्ल्ड किडनी डे था। पेपर में करंट अफेयर में इसकी थीम भी आ सकती है, तो मैं करंट अफेयर को भी थोड़ा सा जितना हो सकता है उसको साथ लेके चल रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो उसकी अलग से सीरीज चला दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो है रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए, ठीक है, बड़ी मेहनत करके अभी भी मैं बहुत उससे जो है वीडियो बना रहा हूँ, ये थका भी होता हूँ, ठीक है।
और इसके बाद भी जो है अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो वीडियो पे फिर मज़ा नहीं आता। मतलब ये द बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। साइंस में लो इससे बढ़िया कंटेंट नहीं होगा आप लोगों को, ये बेस्ट कंटेंट है। और मैंने खुद बहुत सारी मतलब एनसीईआरटी में जितना भी निचोड़ हो सकता है ना करंट अफेयर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर को मिला के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको सबको मिला के बना रखा, और ये भी आधा है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मेरे को आप लोगों को कराने हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि पहले के क्वेश्चन कैसे आते हैं तो इस बार क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और वो सीरीज और ये सीरीज आप लोग दोनों को कंबाइन कर लोगे, तीसरी चीज किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो याद रखना अभी 12 मार्च को ये वर्ल्ड किडनी डे गया है। इसकी थीम याद रखना, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, ठीक है। ये इसकी थीम थी। तो ये 12 मार्च 2026 को अभी गया वर्ल्ड किडनी डे। और ऐसा नहीं है कि 12 मार्च को आता है, ये हर बार जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। जो भी सेकंड थर्सडे आता है उसमें जो है ये मनाया जाता है हर बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और हमारा जो पार्ट होता है डायलिसिस। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईफोन के लिए अपनी किडनी को बेच देते हैं और दूसरी किडनी है वो शराब पी के और बहुत ज़्यादा जो है गलत काम करके जो है वो ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट एक मजाक कर रहा हूँ, मगर कभी कभी क्या होता है कि किडनी लोगों की ख़राब हो जाती है और दूसरी किडनी जो है फेल हो जाती है, दोनों किडनी फेल हो जाती है। तो फिर क्या होता है, देखो किडनी शरीर का ऐसा पार्ट है कि अगर वो दोनों भी खराब हो जाए ना, एक खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दूसरे से काम चल जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन के लिए कोई भी किडनी बेचेगा, ठीक। चलिए, तो अगर दूसरी किडनी भी फेल हो जाती है तो कोई बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत तो होती है, मगर ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई कि मर जाएगा बंदा। तो एक सॉल्यूशन है इसके लिए, डायलिसिस होता है, ठीक है। ये जो डायलिसिस होता है ये क्या करता है, किडनी का काम करती है। किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टरेशन का काम करती है। अगर मान लो किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस करवाते हैं लोग, ये डायलिसिस भी ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक। ये भी ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनी जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती है, किडनी फेल हो जाती है, तो उसको रक्त को एक मशीन के द्वारा जो है छाना जाता है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ये क्या करता है ये भी एक प्रेशर से जो होता है ब्लड को, ऐसा नहीं होता कि पूरा सारा ब्लड शरीर से निकाल लिया फिर फिल्टर करके फिर डाल दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो ब्लड होता है वो निकलता रहता है, फिल्टर हो गया वो दूसरी तरफ से जो है बॉडी में जाता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। एक और हमारा हार्मोन होता है जो हमारे जो किडनी के टिश्यू होते हैं उसमें ही निकलता है। एक हार्मोन तो मैंने आपको बताया जो आपका एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन होता है वो। एक हार्मोन हमारा जो होता है वो निकलता है बहुत मतलब कम मात्रा में निकलता है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये जो होता है जब रक्तचाप गिरता है तो रेनिन तंत्र जो होता है, रेनिन तंत्र जो होता है इसको फिर से सामान्य कर देता है, ठीक है। बस आप लोगों को इतना सा याद रखना है कि किडनी द्वारा जो है रेनिन का स्राव होता है कभी कभी जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर पेपर में आता है कि किडनी का कौन सा टिश्यू जो है वो आप लोगों का ब्लड प्रेशर में काम आता है तो रेनिन का नाम याद रखना, रेनिन, ठीक है। अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का किडनी का कौन सा टिश्यू है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, किडनी का कौन सा टिश्यू है, तो आप लोग याद रखोगे ये रेनिन है, ठीक है। किडनी के टिश्यू में कौन सा ऐसा हार्मोन है वो आप लोगों का रेनिन है, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है आप लोगों का कि एड्रेनालिन के अंदर जो है रक्तचाप को कौन कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कौन बढ़ा देता है, तो मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था, ठीक। नेक्स्ट, अगर पूछा जाता है कि कॉर्टेक्स में जो है, कॉर्टेक्स में पानी को और लवण को संतुलन कौन करता है, तो आप लोग याद रखोगे एल्डोस्टेरोन जो होता है ये, ठीक है। मेडुला में मैंने आपको बताया था एड्रेनालाइन जो हार्मोन होता है ये निकलता है जो आप लोगों के हार्ट बीट, ठीक है, या आपातकालीन जो प्रक्रिया होती है जिसको 3F कहते हैं, ठीक है, फियर फाइट फ्लाइट वाला, वो ये वाला हार्मोन। क्लियर हो गया। किडनी का ही एक टिश्यू होता है जो आरबीसी का निर्माण करता है जिसको ईपीओ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, इसके से रिलेटेड जो बीमारी से क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं, तो आप लोग याद रखोगे कि किडनी अगर मान लो खराब हो जाती है, अगर किडनी खराब हो गई तो किडनी के अंदर जो ईपीओ का जो रिलीज होता है, वो ईपीओ क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन जो रिलीज होता है, एरिथ्रोपोइटिन मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर एक टिश्यू होता है जो ईपीओ रिलीज करता है, एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करता है और बोन मैरो को सिग्नल देता है कि भाई आप आरबीसी का निर्माण करो, ठीक है। मगर अगर ये एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं बन पाएगा, किडनी ही खराब हो जाएगी, तब क्या होगा, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो रुक जाता है। इसमें खून के जो ब्लड जो होता है जितना बनना चाहिए, जितना हमें हीमोग्लोबिन चाहिए, उतना हीमोग्लोबिन हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, खून की कमी के कारण जो है अनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, अनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी अगर ये किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, और एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाता।
इसके अलावा एडिसन डिजीज होती है। ये एडिसन डिजीज क्या होती है, बहुत जल्दी किसी चीज में थक जाना, ठीक है, हल्का फुल्का काम किया थक गए, थकावट, काम करने का मन नहीं करना, इच्छा नहीं कर रहा किसी चीज को काम करने का, तब क्या होता है, कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं, कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन से बताए थे, कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड हो गया। अगर इन हार्मोन में आप लोगों की गड़बड़ चल रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि कॉर्टेक्स में आप लोगों की अगर दिक्कत है, कॉर्टेक्स में अगर प्रॉब्लम है, तब एडिसन डिजीज हो जाता है, अत्यधिक थकान होना, फटीग होना, और तेजी से वजन जो है वो कम होने लगता है, बहुत तेजी से वजन घट रहा है, ठीक है, और हर किसी में मन ही नहीं लग रहा, चिड़चिड़े हैं, थक रहे हैं, तो उसको कहते हैं एडिसन डिजीज। और ये किसकी वजह से होता है, जब कॉर्टेक्स जो होता है वो काम नहीं करता। कॉर्टेक्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, उसके जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है ये आप लोगों को कॉर्टेक्स होता है, और ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है ये मेडुला होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस तरीके की कि एड्रेनालाइन ग्रंथि के किस हिस्से से निकलता है, मैंने आप लोगों को बताया था ये मेडुला से निकलता है, ठीक है। या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों का, मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन जो होता है, इमरजेंसी हार्मोन, वो कौन सा होता है, तो आप लोगों का एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है वही आप लोगों का आपातकालीन हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3F हार्मोन, फियर फ्लाइट फाइट हार्मोन किस नाम से जाना जाता है, उसको भी एड्रेनालाइन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किडनी का कौन सा हार्मोन आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं को बनने में सहायक होता है, तो ईपीओ मैंने बताया था आप लोगों को, एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र जो होता है आप लोगों को, या एक्सक्रेटरी सिस्टम यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ जो है रात को 10 बजे जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। करेक्ट 10 बजे आप लोगों को ये पीडीएफ डेली मिल जाती है, पीडीएफ, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम की भी मैंने पीडीएफ डाल दी थी, ये भी आप लोगों को 10 बजे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके अलावा आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सफिशिएंट है। और इसका थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों का कवर होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। प्रीवियस ईयर अभी 2026 का है, और जो 25 और जो इससे पहले के जो 2-3 साल के जो क्वेश्चन गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बाहर निकाल के और उसके अंदर एनसीईआरटी का निचोड़ डाल के और थ्योरी को भी मिक्स करके मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज को चलाऊंगा। थोड़ा सा अगर रिस्पांस मिलता है, आप लोग थोड़ा सा शेयर करो वीडियो को, ठीक है, थोड़ा सा तो रिस्पांस दिखाओ थोड़ा, ताकि जो मेहनत है वो ऐसा लगे कि यार जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। पीपीटी को मैं बनाता हूँ जब, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए इस तरीके से बना सकूँ ताकि आप लोगों को बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप शेयर करेंगे, वीडियो को सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली जो है हम रात के टाइम जो है वो सीरीज को स्टार्ट कर देंगे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और डेली मैं लाइव आऊंगा उसमें, और लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करूंगा और आप लोगों के डाउट भी लूंगा, ठीक है। और फिर हम आगे चल के ग्रुप भी बनाएंगे इस तरीके का, ताकि हम ग्रुप डी में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन जो है उसको हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।